सो वेलकम बैक एवरीवन। अब थर्मल फिजिक्स भी फिनिश हो गई है। अब बारी है लाइट एंड मैटर की। ओके, इसमें 3 यूनिट्स हैं एंड बहुत इजी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, इसके सैंपल पेपर तो सिर्फ 2 ही हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले सैंपल पेपर तो डिस्कस कर लेंगे यूनिट वाइज, बट फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो, और फिर जो एक्स्ट्रा थ्योरी जो कि आ सकती है, ओके, वो सब डिस्कस कर लेंगे। और जो सेंस ये तो अभी न्यू सब्जेक्ट है, बट इससे पहले होता था वेव एंड ऑप्टिक्स एंड थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का सब्जेक्ट, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में ही आता था ये सारा सिलेबस। तो हम उसका भी पेपर मैं एक बार देख के उसमें से जो इससे हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम खुद से अपनी तरफ से करेंगे। कुछ न्यू क्वेश्चन लेकर, और जो बुक में सही लगेगा वो क्वेश्चन। और थ्योरी, पहले हम लोग जो पीवाईक्यू है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो उसके रिलेटेड थ्योरी है वो तो मैं वहीं बता दूंगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि नहीं आई एग्जाम में बट आ सकती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर इज डुअलिटी ऑफ लाइट एंड मैटर। ओके, इसमें है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, बिकॉज ये पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वेव प्रॉपर्टीज में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड मैटर वेव्स। ओके, उसके बाद ग्रुप फेज वेलोसिटीज एंड रिलेशन बिटवीन देम, इक्विवेलेंस एंड डिस्पर्शन ऑफ वेव ग्रुप्स। ओके, मतलब ये पूरा पार्ट वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ओके, और थ्योरी में है कि हर्ट्स एक्सपेरिमेंट्स आई डोंट थिंक कि इतना आएगा, बट हम लोग डिस्कस ऑफ कोर्स करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द पीवाईक्यू। एंड इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यंग डबल स्लिट, इसके न्यूमेरिकल्स, लॉयड्स मिरर, स्टोक्स इन ट्रीटमेंट, ये तो दोनों मतलब मैंने पेपर में भी देखा है। और एंड देन मतलब ये चैप्टर तो पूरा इंपॉर्टेंट भी है बट छोटा भी है, तो इसमें इतना इतना मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स है नहीं कुछ, तो ये हम पूरा कवर कर लेंगे। एंड देन लास्ट में डिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें ग्रेटिंग रिजॉल्विंग पावर के ऊपर क्वेश्चन देखा था, बस फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन ये देखा था मैंने। और दैट्स इट, इतना ही है इसमें। बाकी माइक्रोस्कोप के एप्लीकेशंस देखे थे मैंने क्वेश्चंस। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, ड्युअलिटी ऑफ लाइट एंड मैटर। ओके, ये नहीं स्लाइड, इसमें क्वेश्चन है 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस है, बाकी न्यूमेरिक और 4। ओके, 4 क्वेश्चंस है, बाकी न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स हम सेकंड वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। आज अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करेंगे, जिससे ना वीडियो भी शॉर्ट हो जाए और आप लोग बारी बारी एक जगह हम लोग कलेक्ट करके सब कुछ कलेक्ट वो मतलब सारी चीजें एक साथ करें। So, first question is, what is photoelectric effect? What are the observations that cannot be explained by the wave theory of light? And how did Einstein explain photoelectric effect? Okay, तो ये 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, डिपेंड करता है कि मार्क्स मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो पहले एक बार रफली अगर मैं बताऊं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पहले भी आ रखा है। तो मेटल पे क्या होते हैं, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम लोग उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होते हैं, फोटोन्स, वो क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स, उनके पास एनर्जी होती है एच म्यू एनर्जी होती है। वो जब मेटल सरफेस पे फॉल करती है, इफ दैट एनर्जी इज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वर्क फंक्शन, ओके, if that energy is greater than the particular minimum energy which is called a work function, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो absorb करेगा एनर्जी को, एंड it will get out of the metal with some kinetic energy. Okay, if that energy is greater than work function. Okay, ये condition है। So लिखना कैसे है पहले वो देखते हैं। Photoelectric effect is the phenomenon in which electrons are emitted from a metal surface, right? When electromagnetic radiation of sufficiently high frequency falls on it. Okay, sufficiently high frequency, frequency why? Because जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to एच न्यू। एच के यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है एनर्जी। ओके, जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है, तो ये याद कर लेना, E is equal to एच न्यू। सो sufficiently high frequency falls on it, the emitted electrons are called photoelectrons. Okay, जो emit होते हैं उनको क्या कहते हैं, photoelectrons। अब इसका जो डायग्राम है वो ये है, बनाना है सिर्फ एग्जाम में। ओके, यहाँ पर क्या है, एक साइड है एमिटर, लाइट फॉल कर रही है, लाइट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ओके, उस मेटल से, एंड वो जा रहे हैं कलेक्टर पे, जो कि कलेक्टर पे कलेक्ट होके यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा जिसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सेकंड, नाउ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या क्या हमें ऑब्जर्व हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फॉर एवरी मेटल देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नॉट, एक हमेशा एक वी नॉट होता है, जिसी को मैंने वर्क फंक्शन कहा था। वर्क फंक्शन इज एनर्जी, मिनिमम एनर्जी
उसका फॉर्मूला क्या होगा, एच म्यू नॉट। ओके, म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको अगर मैं लैम्डा के टर्म्स में कहूँ तो एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा नॉट। ओके, ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। क्योंकि वी नॉट मतलब वी नॉट मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा नॉट, सी अपॉन लैम्डा, तो ये एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अगर उससे बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इसके बिलो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इमिट हुए थे। ओके, नो मैटर हाउ इंटेंस द लाइट इज। अब ये चीज डायरेक्टली क्लासिकल थ्योरी मतलब जो वेव थ्योरी है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिससे हम लोग कंपेयर कर पाए कि वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी में क्या अंतर था, राइट। क्योंकि जब वेव थ्योरी फेल हुई थी तब जाके ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था, इसलिए यहाँ पर वो वाले पॉइंट्स ही हैं। Next, instantaneous emission. Okay, photoelectrons are emitted almost instantaneously within 10 to the power minus 9 seconds as soon as light falls on the metal, even at very low intensity. अब इसमें क्या था, अगर वेव थ्योरी है तो वेव थ्योरी वाज लाइक कि अगर कोई इंटेंसिटी है आपकी उसकी लाइट की और वो फॉल कर दे तो वो अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब लेने में टाइम लगेगा और फिर जब वो पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा तब वो इससे रिलीज होगा, मतलब तब वो यहाँ से मेटल से निकलेगा। बट ऐसा नहीं हो रहा था, 10 to the power minus 9 seconds, बस इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा था। ओके, तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस एमिशन। देन डिपेंडेंस, और ये इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। ओके, ये बस डिपेंड कर रहा था कि एक बार बस अगर आपका वर्क फंक्शन से ज्यादा है तब इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा 10 to the power minus 9 सेकंड में, उस पे और किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं करता कि इंटेंसिटी भले ही कम हो भले ही ज्यादा। ओके, dependence of kinetic energy on frequency. The maximum kinetic energy of photoelectrons depends only on the frequency of incident light, not on its intensity. Because of course, जो E is equal to phi plus kinetic energy, right? अब energy क्या है, h nu. तो जो kinetic energy है that was directly proportional to the frequency of the light incident. Okay, और किसी चीज पे नहीं, ना कि intensity पे, ना ही किसी और चीज पे। So dependence of kinetic energy on frequency, ये देख ले, high frequency means higher kinetic energy because of course phi तो हमारा फिक्स्ड है, अगर हम ये बढ़ाते जाएंगे तो हमारा phi जब अब्सॉर्ब हो जाएगा एक पर्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद जो जितनी भी एनर्जी सरप्लस एनर्जी होगी दैट विल गो टू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड फोर्थ, हाँ ये भी हो गया। एंड फोर्थ इज डिपेंडेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे अभी तक हम लोग कहते थे कि हर जगह इंटेंसिटी इंटेंसिटी आ रहा था कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बट एक्चुअली में डिपेंड क्या करता है इंटेंसिटी पे, दैट वाज फोटोइलेक्ट्रिक नंबर्स। ओके, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे। ओके, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। डिपेंड, हाँ, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज एंड विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव थ्रेशोल्ड। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, मतलब या फिर वर्क फंक्शन से बड़ी है एनर्जी, तो जो भी फिर उसके बाद अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स है, जो फोटो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, वो इंटेंसिटी के साथ राइज करेंगे। ओके, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा करंट। ओके, तो ये भी हो गया डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई वो देखते हैं। पहली बात तो नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, जो वेव थ्योरी है वो कभी भी कंसिडर नहीं करती कि कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड मतलब कुछ ऐसा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन होगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक वेव है, वेव में एनर्जी है। ओके, वो एनर्जी जब तक एक पार्टिकल में जाती रहेगी तब तक वो अब्सॉर्ब करेगा, उसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को मतलब जो उसका ब्रेक हो जाएगा, वो अपनी एनर्जी से उसके पास इनफ एनर्जी हो जाएगी तो वो खुद निकल जाएगा। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो फिनोमिनन है इसको टाइम लेना था। ओके, ये टाइम कुछ टाइम लेना चाहिए था क्योंकि अब्सॉर्प्शन में टाइम लगेगा। ओके, इंटेंसिटी पे डिपेंड करना था क्योंकि इंटेंसिटी से क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता, राइट। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बढ़ता है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, और इंटेंसिटी के बढ़ने से यहाँ पर जो एनर्जी है वो बढ़ती है। बट ऐसा भी नहीं हुआ इंटेंसिटी के साथ इसका जो वर्क फंक्शन मतलब इसका जो एमिशन था उस पर डिपेंड, उस पर फर्क ही नहीं पड़ा। ओके, वो तो तभी निकला जब एक वर्क फंक्शन पर्टिकुलर वैल्यू से जब बढ़ी हमने एनर्जी डाली और फिर टाइम नहीं लगा, तो ये सारी चीजें इसमें फेल हो गई। ओके, नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं थी। the wave theory says energy depends on intensity, so even low frequency light should eject electrons if intensity is high enough. Okay, so of course contradicted by experiments. Then time like expected energy should be absorbed gradually by electrons, so there should be a time delay before emission at low intensity, but emission is instantaneous. Okay, ये भी फेल हो गया क्योंकि
10⁻⁹ सेकेंड्स में वो निकल गए। ओके, वहां पर कोई भी एब्जॉर्प्शन का डिले या फिर ऐसा कुछ नहीं था कि अभी थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी, वेव थ्योरी प्रेडिक्ट्स हायर इंटेंसिटी मींस हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सपेरिमेंट शो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। तो ऑफ कोर्स अगर इनके हिसाब से, वेव थ्योरी के हिसाब से, इफ हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी, तभी उसमें जो सरप्लस एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होंगे जब वो एक पर्टिकुलर वेव, जब वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मतलब उससे ज्यादा होंगे, या फिर एक पर्टिकुलर लैम्डा से ज्यादा होंगे, या फिर लैम्डा से ज्यादा होंगे, या फिर एक पर्टिकुलर एनर्जी से। ओके, जब इससे ज्यादा होंगे तभी वो उसमें कुछ या तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। वो कब आएगी? उसके बाद लैम्डा से, मतलब जब ये इससे ज्यादा हो गए, जब ये एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये भी फेल हो गया। देन hence wave theory cannot explain photoelectric effect। तो एक्सप्लेनेशन दिया मतलब एक्सप्लेनेशन किसने दिया? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया वो देखते हैं अब। सो आइंस्टाइन ने वो अपनी लाइफ का वो फॉर्मूला दिया जिससे उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ओके, दिस E इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन किया, उसका एक मतलब अच्छे से रीजन दिया, उसकी सारे जो भी वेव थ्योरी नहीं समझा पाई थी वो चीज पार्टिकल थ्योरी से समझा, एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज। तो इसमें क्या है? E is the energy of the incident light, और इंसिडेंट लाइट में क्या है? फोटॉन्स है, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। तो लेट्स से कि अगर n फोटॉन्स उस पर फॉलो हो रहे हैं तो कितनी एनर्जी होगी? n इंटू एच न्यू। ओके, ये पहली बात तो ये। फाई इज ऑल्सो एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, पर यहाँ पर क्या होगा? h म्यू नॉट, जहाँ पर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द लिमिट जिसके ऊपर, जिसके नीचे जो भी है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट होंगे, इसके ऊपर होंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड देन काइनेटिक एनर्जी, सरप्लस एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो कि अब्सॉर्ब होने के बाद जब बच गई तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो ठीक है, बट जो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की रेंज क्या होगी? वो हो जाएगी जीरो। जीरो कब होगी? जब जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो डायरेक्ट सीधे वर्क फंक्शन के बराबर है। तो बचा क्या? सरप्लस में जीरो बचा, तो जीरो। इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो आ जाएंगे बट वो मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ एमिट हो जाएंगे बाहर, एंड दे विल बी एट रेस्ट। ओके, एंड कहाँ तक जा सकती है? वो जा सकते हैं एनर्जी -5 तक। ओके, यही ऐसे निकाल सकते हैं, के मैक्स विल बी एनर्जी -5। ओके, यहाँ पर हम के मैक्स ही लिखते हैं क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी उसकी एक पूरी रेंज होगी, है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन पे जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर काइनेटिक की एनर्जी ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वो कोलिजन करेंगे, और फिर मतलब वो बहुत सारे कोलिजन के बाद उनकी या तो एनर्जी लूज होगी या फिर एनर्जी गेन होगी। उसके अकॉर्डिंग उनकी एक रेंज में आएगी, काइनेटिक एनर्जी की एक रेंज बनेगी जहां पर मिनिमम होगा जीरो और मैक्सिमम होगा जो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिया जाता है, यहाँ पर हमेशा मैक्स आता है। ओके, इसका बात ध्यान रखना। अब ये टॉपिक बहुत प्यारा है, बट इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं ना जहाँ पर मैं कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं होना चाहती, तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो मुझे करेक्ट कर देना। तो लेट्स मूव विद द एक्सप्लेनेशन कि आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन क्या था। आइंस्टाइन यूज्ड प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस एंड प्रपोज्ड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ओके, लाइट के पास क्या है? फोटॉन्स हैं जिनके पास डिस्क्रीट एनर्जी होती है, मतलब उनके पार्ट, मतलब जो लाइट है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें जो एनर्जी के पैकेट्स हैं वो डिस्क्रीट है, मतलब पॉइंट्स में, लाइक एक एनर्जी पैकेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स। और एक के पास, एक फोटॉन में कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू। ओके, एक्सप्लेनेशन बाद में हो रहा है, हमने पहले डिस्कस कर दिया, बट हम पढ़ लेते हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट, ओके, एक एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज ए इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, देन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो क्या थी? 5 प्लस के मैक्स, हमने देख लिया। तो के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच म्यू -5। ओके, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। Then key ideas of Einstein's theory, पहला, one photon interacts with one electron। Okay, अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, दैट मीन्स इंटेंसिटी, अगर एक फोटोन, मतलब एक फोटोन इंटरेक्ट करेगा, वो भी सिर्फ इंटरेक्ट है, अब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं, मतलब ज्यादा फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो उनका इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? ज्यादा नंबर में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास होंगे, और ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन पास होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। दैट मीन्स जो करंट है, करंट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू बाई टी, चार्ज फ्लो, मतलब चार्ज जितना है अपॉन टाइम, राइट। तो जितने ज्यादा क्यू होंगे, जितने ज्यादा चार्जेस फ्लो होंगे, उतने ज्यादा हमारा करंट होगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो था कि
जो करंट था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, वो इंटेंसिटी पे, सिर्फ और सिर्फ करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था और कुछ नहीं, उसकी एनर्जी वगैरह नहीं। ओके, देन ये हो गए, हाँ ये भी होगा। फोटोन ट्रांसफर इट्स एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली। ओके, अब इसमें क्या था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोन जो था, फोटोन और इलेक्ट्रॉन में जो इंट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर फोटोन फोटोन जो है हमारा, वो पूरा मतलब अगर ट्रांसफर हुआ एनर्जी का, तो वो पूरी एनर्जी एक साथ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन मतलब आधा एनर्जी दे दी और फिर आधा वो मूव करके किसी और इलेक्ट्रॉन के पास गया। नो, अगर इंटरेक्शन होगा और अगर वहां पर अब्जॉर्प्शन होगा तो पूरी एनर्जी जाएगी या फिर पूरा रिजेक्शन होगा। ओके, ये हो गया। और जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे अब्सॉर्ब करेगा ही करेगा, अगर वो वर्क फंक्शन से ऊपर है तभी वो उसे अब्सॉर्ब करेगा। Part of the energy is used to overcome the work function phi of the matter. Part of the energy, okay, part of the energy is used. हाँ, जो एनर्जी इंसिडेंट हुई है उसका एक पार्ट जाएगा वर्क फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, और दूसरा जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। ओके, देन रिमेनिंग एनर्जी अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो कंक्लूजन हो गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड मार्क्ड अ मेजर स्टेप टूवर्ड क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। ये सब तो ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा। ओके, यहाँ तक तो हो गया, पर इसमें बहुत कुछ अभी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ग्राफ इसके। ओके, तो पहले ग्राफ डिस्कस करते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है, दैट इज E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ली जाती है। ओके, अब इसमें अगर मैं इन्हें लिखूं एच म्यू, अगर इसमें मैं उसमें लूं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो के मैक्स, तो यहाँ से के मैक्स कितना हो गया, के इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, राइट। ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, ये ग्राफ प्लॉट करूं, इधर नहीं इधर करते। ओके, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं काइनेटिक एनर्जी के ई वर्सेस म्यू का, ओके, तो म्यू नॉट जो है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट होगा क्योंकि इसकी तो फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, और अगर मैं, हाँ चलो ऐसे ही करते हैं, और अगर मैं इसे प्लॉट करूं और वाई एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या हो गया हमारा वाई हो गया, और एक्स एक्सिस पे क्या है, म्यू, म्यू क्या हो गया हमारा एक्स हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, जहां पर एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है एच। ओके, एम इज एच, एंड जो हमारा सी है वो कितना है, एच म्यू नॉट माइनस एच म्यू नॉट, मतलब -5, राइट। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व है। ओके, और स्ट्रेट लाइन कर्व है, उसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, सी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, और स्लोप क्या होता है एच। तो वाई इंटरसेप्ट इज 5, तो ये कहाँ 5 पे टच करेगा, वो भी -5, मतलब यहाँ। ओके, यहाँ कहीं टच करेगा, यहाँ म्यू नॉट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, राइट। म्यू नॉट के अगर बराबर है जो एनर्जी है, अगर वो म्यू नॉट के बराबर है, दैट मीन्स ये पूरा तो, ये जो टर्म है ये म्यू नॉट हो गई, ये भी म्यू नॉट 0 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, एंड यहाँ से ये पास होगा ऐसे। ओके, और इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप हमें देगा एम इज एच, इसका स्लोप एच देगा, और ये कट कहाँ कर रहा होगा 5 पे। ओके, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ड्रॉ कर देना, राइट। ये ग्राफ हो गया, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू का ग्राफ। सेकेंड इज कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और मतलब फ्रीक्वेंसी और जो करंट है उस पर कैसे डिपेंडेंसी है। देखो देखो मतलब जो करंट है वो तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि फ्रीक्वेंसी हम कितने की दे रहे हैं, वो तो तब भी पास होगा अगर हम लोग, बस हमें क्या चाहिए कि म्यू नॉट से बड़ा हो। म्यू नॉट से बड़ा होगा तो करंट विल फ्लो, पर वो किस पे डिपेंड होगा, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे क्यों करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी का इंक्रीमेंट में फोटोन्स इंक्रीज होंगे, फोटोन्स इंक्रीज होंगे तो उनका जो इंट्रैक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होगा। ओके, वो इंक्रीज होगा तो जब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन इंक्रीज हो गया, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट इंटेंसिटी पे ये इंक्रीज होगा और एक सैचुरेशन करंट को वो अचीव कर लेगा। ओके, ये हो गया। तो ये है, लेट्स से ये आई पे है, ये 2i पे है, मतलब उससे 2 टाइम्स ज्यादा है, एंड ये 3i पे, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट आई है दैट इज, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा, तो इसमें करंट क्या है, ऐसे मैं एक हिसाब से बना देती हूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आईज पे, लेट्स से सबसे कम आई पे ये है, सबसे कम इंटेंसिटी, देन सबसे उससे थोड़ी सी ग्रेटर इंटेंसिटी I2, I1, एंड देन उससे ग्रेटर इंटेंसिटी ये। बट तीनों का केस वोल्ट मतलब वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे कांस्टेंट है। ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या घटाने से हमारा जो करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, सेकेंड रिलेशन जो मतलब जो थर्ड ग्राफ इंपॉर्टेंट है वो है, जो तीसरा ग्राफ है उसे समझने से पहले एक बात देखनी है कि जो काइनेटिक मैक्स है
मतलब अगर हम लोग एनर्जी को, जो हमने एनर्जी लिया वो हम लोग जूल्स में एक तो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक और फॉर्म है विच इज वोल्टेज, ओके, E इंटू वी, ईवी भी है। E इज 1. E इज चार्ज ऑन द करंट 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और वोल्टेज इज वोल्टेज प्रोवाइडेड। ओके, यहाँ पर जो मेरा डायग्राम है इसमें यहाँ पर देखो बैटरी लगा के, बैटरी में एक साइड एमिटर साइड नेगेटिव है और कलेक्टर साइड पॉजिटिव है। और दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर एमिटर है, ओके, यहाँ पर अगर एमिटर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहाँ पर है कलेक्टर, ओके, विच इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, सेम डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, राइट। ये तो इजी है क्योंकि मेरा जो कलेक्टर है वो अट्रैक्ट कर रहा है। बट लेट्स से कि यहाँ पर मैंने लगा दिया एमिटर, एमिटर ठीक है, कलेक्टर ठीक है, बट जो मैंने कलेक्टर है वो कर दिया नेगेटिव। ओके, और यहाँ पर है पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, मतलब अगर ये नेगेटिव है, लेट्स से अगर ये -5 है तो ये उससे भी ज्यादा नेगेटिव है, -10। ओके, तो मतलब ये मोर नेगेटिव उससे है, बट हम लोग समझने के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं। ओके, अब ये हो गया, ये अपोजिट कर दिया है, मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे यहाँ से, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो वो क्या होंगे, रिपल्शन होगा, राइट। तो अब ऑफ कोर्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो तो फ्लो करेगा। तो ये लेट्स से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया और फिर यहाँ से रिपल्शन उसके पास ज्यादा हो गया, तो वो फिर बैक ऑफ हो गया। ओके, देन दूसरा आया, वो भी इलेक्ट्रॉन आया यहाँ तक, बैक ऑफ हो गया। तो लेट्स से कि वो यहाँ तक पूरा नहीं जा रहा, तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है थोड़ा कम होगा, बिकॉज अगर ये पूरा जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा उसके अंदर ट्रेवल करता तो कुछ करंट फ्लो होता। ओके, बट अगर अब हमारा जो करंट यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गया और फिर बैक ऑफ हो गया, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पर करंट की वैल्यू एकदम जीरो हो रही है, राइट। जहां पर करंट एकदम जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसका मतलब निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो पॉइंट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ओके, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज V0। ओके, वो वोल्टेज जहां पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट ही ना हो, मतलब यहाँ से लेट्स से अगर यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन निकला, इसके आगे वो गया ही नहीं। ओके, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट जो काइनेटिक मतलब उसके ऊपर जो फोर्स है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है इस साइड में। ओके, उसके पास फोर्स है कि उसके पास एनर्जी, तो उस साइड वो जाएगा। बट जो वोल्टेज अप्लाइड हो रही है वो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव में है, V0, वो इसके जस्ट बराबर है। दैट्स वाई ये जो है कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये रेस्ट इसका क्या है, मतलब ये नेट फोर्स उसमें क्या है, 0। ओके, तो ये रेस्ट पे, राइट। तो यहीं से पता चल गया कि वैल्यू कितनी जो होनी चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी हो जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल, याद रखना कि ये वोल्टेज है, तो यहाँ पर इसको जब इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये एनर्जी की फॉर्म में आएगा, वरना यहाँ पर सिर्फ V0 मत लिखना। ओके, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी EV0, नॉट जस्ट V0। ओके, तो EV0 इसके बराबर हो गई। तब क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ये काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू EV0, तब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट जस्ट हो जाएगा, बट वो पास नहीं होगा, तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ तक आएगा ही नहीं, तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट विल बी 0। ओके, तो इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसी सेम जो फॉर्मूला है हमारा, उसको मैं इस फॉर्म में लिखूं, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, मीन्स पोटेंशियल और मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और उस फॉर्म में, तो देखो पहले क्या होता है, K max इज इक्वल टू E माइनस 5। ओके, अब क्या होगा, A इज इक्वल टू 5 माइनस EV0। माइनस क्यों, क्योंकि हमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करना है। ओके, तब वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होगा बट वो पास नहीं होगा, दैट्स वाई हमारा जो करंट होगा नेट करंट विल बी 0। ओके, ये भी हो गया। अब इसका अगर मैं ग्राफ देखूं तो इसमें भी सेम वही करते हैं जैसे पहले क्या था, ड्रॉ करने की कोशिश करें तो अब मैं अगर इक्वेशन लिखूं वोल्टेज के फॉर्म में, तो E इज इक्वल टू 5 प्लस EV0। ओके, प्लस ले लिया क्योंकि हमें वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव वो हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैंने अभी प्लस लेकर लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर अगेन अगर मैं वोल्टेज को ले लूं V इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, E माइनस 5, राइट। और इसे सिंस ये E भी था तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन से पूरी इक्वेशन को, तो इसका E जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा, E, मतलब डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पर है वोल्टेज और यहाँ पर है म्यू। ओके, म्यू से रिलेशन देख रहे हैं हम इसका, तो इसका इक्वेशन भी बिल्कुल वैसे ही बनेगी, बस यहाँ पर जो कट होगा ये किस पे कट होगा, 5/E पे, और इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप विल बी E। ओके, नहीं H, E को अगर मैं लिखूं H म्यू अपॉन E, तो ये क्या होगा, H/E। ओके, ये इसका स्लोप होगा, ठीक है, ये ध्यान देना क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो 3 ग्राफ हो गए, तीनों ग्राफ देख लिया हमने। अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट है वोल्टेज वर्सेस करंट देखना। ओके, अब
सबसे पहली बात यहाँ पर वोल्टेज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, और वोल्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव वोल्टेज, तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। ओके, अब करंट, पहले तो करंट का रिलेशन देखते हैं। करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, क्योंकि उससे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा इमिट होते हैं। ओके, सेम रीजन। तो क्या यहाँ पर इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से करंट बढ़ रहा है, ठीक है, बट क्या यहाँ पर वोल्टेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मतलब जो करंट है वो तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो लेट्स से मेरा कोई इंटेंसिटी है I1, ओके, उस पे ये करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो सैचुरेशन करंट है ये हो गया I1, ओके। अब इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मतलब K max इज इक्वल टू EV0। वो किसके बराबर होगा? वो होगा एनर्जी माइनस फाइव, राइट। क्या यहाँ पर एनर्जी पे बिल्कुल भी, मतलब एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इंटेंसिटी बढ़ाने से? नो। तो यहाँ पर V0 तो लेट से यही है, ओके। अब मैंने दूसरी इंटेंसिटी पे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई I2, वहां पर I1 इज ग्रेट, मतलब I2 इज ग्रेटर देन I1। अब क्या होगा? अब इसका मतलब ऑफ कोर्स सैचुरेशन करंट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर बढ़ गया, तो करंट बढ़ गया, राइट। बट क्या V0 पे फर्क पड़ेगा? बिकॉज V0 इज E-5, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है ये अभी भी सेम रहेगा। एंड सिमिलरली अगर मैंने कोई थर्ड लिया I3, मतलब थर्ड इंटेंसिटी जो कि इन दोनों से भी ज्यादा ग्रेटर है, तो उसका I3 मतलब जो करंट है, करंट फ्लो वो तो बढ़ जाएगा, बट जो V0 है विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट विल बी द सेम, ओके। ये तो हो गया जब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, ठीक है। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है दैट इज अगेन इन करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वोल्टेज, ओके। बट यहाँ पर हम लोग क्या चेंज करेंगे? पहले हमने क्या चेंज किया? इंटेंसिटी। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे? लेट्स से पहले F1 है, ओके। F1 की फ्रीक्वेंसी है, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो करंट होगा वो तो सेम ही रहेगा, मतलब करंट तो कांस्टेंट है, मतलब सैचुरेशन करंट यहाँ पर अप्लाई कर लेगा, बट यहाँ पर जो वोल्टेज, लेट्स से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज V01, ओके। V01 क्यों? क्योंकि अगर मेरा E इज इक्वल टू 5 प्लस EV0 है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर F1 अप्लाई किया है, तो और ये तो सिंस ये तो कांस्टेंट होता है, मतलब ये तो एक पर्टिकुलर मैटर के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है मिनिमम, तो यहाँ पर क्या है, F1 पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली V1, ओके, V0, ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक F2 लगाया, F2 फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट करवाई, तो और F2 क्या है, F2 इज ग्रेटर देन F1, मतलब यहाँ पर जो इंसिडेंट एनर्जी है उसे मैंने बढ़ा दिया। तो अगर मैंने इंसिडेंट एनर्जी बढ़ा दी तो यहाँ पर 5 तो अभी भी सेम ही है क्योंकि सेम मेटल है, बट यहाँ पर जो EV0 है उसे भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और बढ़ाने इन द सेंस मोर नेगेटिव, क्योंकि ऑफ कोर्स इसे नॉर्मली समझते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ठीक है, उसकी एनर्जी पहले कुछ थी F1 F1, तब उसमें उसे रोकने के लिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, ठीक है। अब मैंने इसकी एनर्जी बढ़ा दी, मतलब ये अभी और एनर्जी से निकलेगा, तो इसे और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे और नेगेटिव करना पड़ेगा, जिससे ये बैक ऑफ हो जाए, राइट। और नेगेटिव करना मतलब इसे लेफ्ट हैंड साइड, इसे मोर नेगेटिव करेंगे, P02, P02, ओके। अब पर यहाँ पर क्या इंटेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी मतलब बढ़ाने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू बढ़ाने से तो नहीं हो रहे, मतलब यहाँ पर जो ये है, जो इंटेंसिटी का ग्राफ है, तो ये सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, एक और लाइन आ जाएगी यहाँ पर ऐसे, ओके। वरना जो करंट फ्लो है वो सेम रहेगा, ओके, I0। अब हमने एक और तीसरी लगाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू क्या है, F3, और ये F1 से और F2 से दोनों से ज्यादा है, F2 इससे भी ज्यादा है, तो अब क्या होगा, F3 को रोकने के लिए अब जो इलेक्ट्रॉन है वो और तेज से आ रहा है, और तेज मतलब और अच्छी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें जो अप्लाइड पोटेंशियल, जो नेगेटिव साइड में पोटेंशियल है उसे और इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब और नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मोर नेगेटिव मीन्स और इस साइड चला जाएगा V03, और इंटेंसिटी अभी भी सेम रहेगी, बस ये ग्राफ हो जाएगा, ओके। तो ये 5 ग्राफ, 3 उसके और 2 ये I वर्सेस V के, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उसमें भी यूज होंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, नोट्स में इसमें लगा के इसे शेयर कर दूंगी स्लाइड को, तब आप इसमें से रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट इज wave particle duality, okay, what do you understand by wave particle duality? Theoretical concept, and then explain a fundamental experiment used to explain the wave nature of a particle, okay। So first of all wave particle duality क्या है वो देखते हैं, और फिर कौन सा वो एक्सपेरिमेंट है जिससे वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल पता चलता है। देखो, पार्टिकल नेचर जो है वो किससे पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और कॉम्पटन इफेक्ट से, ठीक है।
और जो वेव नेचर है वो किससे पता चलेगा, वो पता चला था डेविसन और जर्मन। ओके, तो सिंस ये 10 मार्क्स का है, हमें यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सपेरिमेंट, इसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, रिजल्ट, ग्राफ सब कुछ बनाना है, तो इसी को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। What particle duality? Wave particle duality is the fundamental concept of quantum mechanics. Okay, quantum mechanics is a fundamental concept which states that every microscopic entity, radiation as well as matter, मतलब photons as well as electrons, exhibits both wave-like and particle-like properties depending on the nature of the experiment performed. Okay, जैसे wave nature के लिए हमें क्या दिखता है, interference, diffractions, और particle nature के लिए मतलब हमें electrons और photons में momentum होता है, collisions होते हैं उनके बीच में, localized energy होती है। ओके, तो ये उसका पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लाइट शोज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ऑफ कोर्स वेव नेचर हो गया। लाइट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर हो गया। ओके, देन इलेक्ट्रॉन्स शो डिफ्रैक्शन, वेव नेचर हो गया, बट आल्सो बिहेव एज पार्टिकल्स इन कोलिशन, लाइक जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें वो कोलिजन्स और मतलब ये सारी चीज, हाँ कोलिजन्स होता है तो उससे कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, वो एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर डिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन क्या होता है, वेव नेचर। ओके, ये लिख दिया। अब ये तो हो गया वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या था कि एक्सप्लेन फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट। तो फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट जो जैसे पार्टिकल नेचर किसी ने किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, फंडामेंटल किया डेविसन ने, तो वो देखते हैं। एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल, इसे प्रॉपर लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इसे बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे हम लोग अपने प्रैक्टिकल्स में लिखते हैं, एम, टॉपिक, थ्योरी और जो फॉर्मूला यूज हुआ है या फिर क्या हमने फंडामेंटल यूज किया, ठीक है। So first of all, aim to experimentally demonstrate the wave nature of electrons, thereby confirming de Broglie hypothesis. Okay, de Broglie क्या कहते थे? De Broglie hypothesis was कि just like photons, okay, जैसे photons में होता है मोमेंट, मतलब just like photons have particle nature और wave nature, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास भी होती है wave nature और particle nature, जिनके जो लैम्डा है, जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो जो मतलब लेट्स से लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो किसके बराबर, एच अपॉन पी, यानी एच अपॉन एम वी। ओके, एच अपॉन पी इज मोमेंटम, तो एच अपॉन एम वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द वेलोसिटी। ओके, एच अपॉन एम वी, तो ये होगा मैटर वेव्स, मतलब मैटर वेव्स इसको कहते हैं। मैटर वेव्स मींस इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर, मैटर में आता है इसीलिए उसे मैटर वेव्स। ओके, इसका जो लैम्डा होगा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये तो हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके बाद अब क्या करना है, डी, हाँ डी ब्रोगली थियोरेटिकल बैकग्राउंड। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ मूविंग, ये लिखना है और ये इंपॉर्टेंट है, a moving particle of momentum p is associated with a wavelength lambda is equal to h upon p for an electron accelerated through potential v, lambda is equal to h upon 2mv। ये मैं बताऊंगी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, तब मैं बताऊंगी कि ये फॉर्मूला ऐसा कैसे बन गया। सेकेंड, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में पहले क्या है, हमारे पास एक टंगस्टन फिलामेंट है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गन मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन की beam of electron will go through, मतलब वहां से निकलेगी। ओके, emits and accelerates electron through a known potential। ओके, यहाँ पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, टंगस्टन फिलामेंट गर्म हुआ और थर्मियोनिक एमिशन। ओके, थर्मियोनिक एमिशन मतलब हमने उसे एनर्जी पास करवाई, थर्मल एनर्जी। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें हमने हीट मतलब थर्मल एनर्जी से उसको क्या किया, एमिट करवाया। यहाँ पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर हमने क्या किया, थर्मियोनिक एमिशन। ओके, मतलब हमने उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया, उससे वो इलेक्ट्रॉन गन एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, नॉन पोटेंशियल है हमारे पास। ओके, निकल क्रिस्टल टारगेट। निकल क्रिस्टल कैसा है, निकल क्रिस्टल में ये फायदा है कि वो जो उसकी जो जो क्रिस्टल होता है ना, वो बहुत ही मतलब लेयर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड एंड विद इक्वी स्पेस, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसकी। ओके, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखनी नहीं है, बट वो क्या एक्ट करते हैं ओवरऑल, वो हमारे कैसे फायदा कर रहे हैं, वो एक्ट करती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। प्रैक्टिकल्स में क्या होगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला, उसमें कैसे होते हैं, जो हमारे पास जो प्लेट होती है, मतलब जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की प्लेट होती है, उसमें ऐसे थिन थिन लाइंस होती है। ओके, तो वो कैसे एक्ट करता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसके थ्रू क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, बिकॉज एंड लाइंस ऐसे होते हैं। तो वो जो निकल क्रिस्टल होता है वो एक्ट करता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर शो करता है तो वो डिफ्रैक्ट होनी चाहिए, राइट, जैसे लाइट होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्ट होने चाहिए। देन डिटेक्टर होते हैं, तो यहाँ पर हो गया निकल सिंगल क्रिस्टल। डिटेक्टर होता है एक मूवेबल मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर उसने कैच किया तो वो कुछ करंट शो करता है, तो उसके थ्रू वो हमें पता चलता है कि हाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हुआ है। ओके, और स्कैटर्ड भी मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर होती है जो इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड देन वैक्यूम चैम्बर प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग बाय एयर मॉलिक्यूल्स, वो सब तो ठीक है। वैक्यूम चैम्बर क्यों चाहिए होता है, जिससे वो अगेन गैस में गैस आयनाइज ना हो, या फिर
हमारा किसी और मतलब किसी और मटेरियल जैसे एयर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस एंड डायरेक्टेड ऑन टू द निकल क्रिस्टल। एक्सेलरेट करते हैं उन्हें, थर्मियोनिक इमिशन होता है और फिर वो क्या करते हैं, निकल क्रिस्टल पे हिट करते हैं। ओके, क्रिस्टल इज रोटेटेड टू वेरी द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब अब एंगल ऑफ स्कैटरिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, या तो क्रिस्टल मूव करो या फिर इसको मूवेबल डिटेक्टर मूव करो। देन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ एंगल। ओके, और फिर क्या करते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस एंगल डिफरेक्ट जो रोटेशन आया, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी और यहाँ पर एंगल रोटेटेड। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, लेट्स से पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इंटेंसिटी के साथ उसका कर्व, मतलब उसका जो रिलेशन है वो देखते हैं। ओके, देखो दैट यहाँ पे लिखा है कि एट अ स्पेसिफिक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, मतलब 54 वोल्ट के अराउंड जो शार्प मैक्सिमम एक देखा गया, यहाँ पर ग्राफ है देखो, यहाँ पर 54 के अराउंड जो एक शार्प मैक्सिमा देखा गया, ठीक है, और 90 के अराउंड जीरो है और फिर जीरो पे इंफिनिटी है। ये क्या है, ये किसको मैच कर रहा है? ये जो कर्व है ये मैच कर रहा है, द पैटर्न इज सिमिलर टू द डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ऑब्जर्व्ड इन एक्सरे डिफ्रैक्शन। ओके, ये जो पैटर्न है, जो पैटर्न इसने फॉलो किया ऑब्जर्वेशन में, दैट वाज सिमिलर टू द डिफ्रैक्शन। ओके, और डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर प्रैक्टिकल्स में डिफ्रैक्शन, प्लेन डिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें ये यूज किया होगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिससे हमने वो निकाली थी सोडियम लाइट की वेवलेंथ और दूसरे भी एक्सपेरिमेंट्स थे। तो अगर इसको यूज करूँ तो यहाँ से अगर मैंने अपने नोट्स में तो इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, बट यहाँ पर अगर करना चाहो तो टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। अब यहाँ पर क्या है, 54 वोल्ट दे रखा है, ओके वो तो ठीक है, बट यहाँ पर एंगल देखो 60, अगर 50 ये जो 50 डिग्री है, यहाँ पर अगर मैक्सिमम है, लाइक सेंट्रल मैक्सिमम अगर यहाँ पर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा 65 पे, मतलब ये कैलकुलेटेड है। यहाँ पर थीटा मतलब फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू 1। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन में 65 डिग्री लेकर अगर मैं करूं, और यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है? डी क्या होता है? ए प्लस बी, मतलब जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है जो ग्रेटिंग में, जो हमारा ए प्लस बी होता है, जो ग्रेटिंग में स्पेसिंग होती है वो होता है ए प्लस बी। तो ग्रेटिंग क्या हमारा निकल क्रिस्टल्स, तो उसका वो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 0.091, क्योंकि ये तो वैल्यू में प्रोवाइडेड है। नैनोमीटर ये होती है उसके डी की वैल्यू। तो अगर मैं इसे यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 2 × d × sin 65 इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, और लैम्डा, लैम्डा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वेव्स है उसका जो हम लोग लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम 1.65 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब हमें कंपेयर किससे करना था? अब ये किससे मैच हो रही थी? ये सब कुछ मैच हो रहा था। ओके, मैचेस क्लोजली विद द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, मतलब डी ब्रोगली ये क्या होती है? H अपॉन एम वी, या फिर H अपॉन, अब देखो मैं यहीं पे इसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि ये बाद में काम आएगा ही। ओके, एम वी मीन्स, ओके एम वी अगर मैं कैलकुलेट करूँ, लाइक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, मतलब जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अगर मैं यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करूँ और m से डिवाइड करूँ तो ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर और ऊपर में आ जाएगा एक m, राइट। तो ऊपर क्या बन गया? m v का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, अब m v क्या होता है? वो होता है m v इज मोमेंटम, तो यानी p स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, और दूसरी बात, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं EV से, राइट। और EV इज इक्वल टू कितना है? P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पर अगर मैं MV यानी P की वैल्यू निकालूं तो P कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 2m EV और उसका अंडर रूट। ओके, M is mass of electron, E is charge on electron and voltage is applied voltage on electron। ओके, तो यहाँ पर जब मैं ये रखूंगी P की जगह अंडर रूट 2m EV और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, वोल्टेज कितना है? मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब जिसमें मैक्सिमम शो हो रहा है वो है 54 वोल्टेज। तो जब इसे रख के हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या मिलेगा आंसर? 1.66 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मैंने कर रखा है नोट में, मैं दिखा दूंगी 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हमें मिल गया मैटर वेव्स जो डी ब्रोगली ने प्रेडिक्ट की थी, और यहाँ से हमें मिल गया एक्सपेरिमेंटली। तो ये काफी मैच कर रहा है ऑफकोर्स 1.65 1.66। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें क्या प्रूफ मिला कि रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन, the presence of diffraction maxima proves that electrons behaves like wave। Okay, the experimentally obtained wavelength agrees with the de Broglie's theoretical prediction। ये भी देख लिया। अगर if you want और अगर आप कर सको तो ये चीज लिख देना, ये बहुत ही अच्छी है। ओके, इससे
इम्प्रेस हो जाएगा आपकी एग्जामिनर एंड मे बी एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर कुछ। ओके, द एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड, ये भी हो गया कि डी ब्रोगली की प्रिडिक्शन के साथ, जो उसने जो थ्योरी बोली थी उसके साथ हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो अलाइन कर रहा था। देन हेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव नेचर डिस्पाइट बीइंग मटेरियल पार्टिकल्स। ओके, भले ही वो से हम पार्टिकल माने बट दे also exhibit wave nature. Conclusion is the Davidson German experiment provides direct experimental evidence for the wave particle duality of matter and strongly supports the foundations of quantum mechanics. यहीं से start हुआ है quantum mechanics की दो particles wave particle duality से, कि हर एक particle हर एक matter के पास दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ओके, तो ये भी हो गया। नाउ कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, कॉम्पटन इफेक्ट का देखो एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन आई डोंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है वो, ओके, बट वो एग्जाम में आएगा कि नहीं इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम वो लास्ट में करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है ओवरऑल, उसके बाद हम लोग लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें हम इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी देख लेंगे। सो व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? Compton effect is the scattering of electrons when they collide with the photons. Okay, अब इसमें फायदा क्या था, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक के बाद दिस वाज द फर्स्ट जब हमारा फोटोन पता चला था कि फोटोन एक पार्टिकल नेचर भी होल्ड करता है, मतलब ऑफ कोर्स फोटोन पार्टिकल नेचर होल्ड करता है एंड फोटोन के पास मोमेंटम होता है। ओके, यहाँ से हमें पता चला कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है और इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कोलिजन होता है। ओके, तो ये हो गया स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद फोटोन्स। ओके, एंड चेंज ऑफ जो उनके बीच में जो एनर्जी चेंजेस आते हैं वो, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा लैम्डा मींस जो चेंज, देखो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना यहाँ पे भी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पूरा एक्सपेरिमेंट ऑफ कोर्स, तो मैं यहाँ पे जस्ट जनरली बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो फोटोन से कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से इनके पास कुछ एनर्जी थी जो कि लैम्डा थी, नहीं सॉरी, फोटोन के पास एनर्जी थी जो कि लैम्डा थी। आफ्टर कोलिजन के थ्रू जो फोटोन है उसने थोड़ी सी एनर्जी लूज कर दी, तो उसकी एनर्जी लेट से पहले अगर लैम्डा थी तो बाद में कितनी होगी, लैम्डा प्राइम। ओके, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज एच सी अपॉन लैम्डा, एच म्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। ओके, तो लैम्डा डिक्रीज होगा मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज हुई है तो हमारा जो लैम्डा होता है वो फोटोन का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिंपल रिलेशन है, इनवर्सली है। तो दैट मीन्स कि अगर जो फोटोन है उसने कोलिजन के बाद अगर अपने एनर्जी को लूज किया है, दैट मीन्स उसका जो न्यू लैम्डा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, विच विल बी लैम्डा प्राइम। तो इसके बीच में जो एक्सप्रेशन आता है दैट विल बी लैम्डा प्राइम, ऑफ कोर्स लैम्डा बढ़ जाता है, माइनस लैम्डा ऑफ व्हाट, फोटोन। ओके, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी डेरिवेशन हम देखेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है। और ओके, तो जो फोटोन एनर्जी लूज करता है उससे क्या होती है, उसकी जो लैम्डा है वो बढ़ जाता है बाय दिस, ओके, दिस फैक्टर। अब यहाँ पर एच क्या है, एच इज 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल्स पर सेकेंड। नेम मैं इसका भूल गई, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है नेमिंग में, नेम मैं भूल चुके हैं बट हाँ या पता होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, जो इंटरेक्शन के बीच में जो एंगल उनका बना है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट, मतलब ये फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम डेल्टा लैम्डा कितना होगा। तो देखो ये पार्ट तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.43 into 10 to the power minus 12 मीटर। ओके, इसे याद रखना, दिस टर्म इसको याद रख लो। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये रहा एक्सप्रेशन, ये है 2.43 10 to the power minus 12, दिस इज अ कांस्टेंट वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग फोटोन का ही देख रहे हैं सब कुछ। देन cos थीटा इज स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। ओके, नोट्स में मैं लिख दूंगी, यहाँ पर भी समझ लो, स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। अब पूछ सकते हैं कि लाइक अगर, अब देखो ये जीरो कब होगा, जीरो जब जो cos थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, दैट मीन्स अ 0 डिग्री। 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री मीन्स स्कैटरिंग एंगल कितना हो गया, 0, राइट। तो जब इसका मतलब क्या होगा, 0 डिग्री होता है वो स्कैटर ही नहीं हुआ फोटोन, तो जो स्कैटर नहीं होगा तो वहां पर कोई भी डेल्टा लैम्डा नहीं आएगा, राइट। ये हो गया 0 डिग्री पे क्या होगा। देन 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे cos थीटा 0 होता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 2.43। तो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होता है, जब वो 90 डिग्री पे स्कैटर हो जाए, राइट। देन मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, जब ये क्या हो जाए -1 हो जाएगा, तो ये 1 -1 ये 2 बन जाएगा, राइट। 2 इंटू कॉम्पटन वेवलेंथ, वो मैक्सिमम कब आएगा, जब cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, राइट। और -1 कब होती है, 5 पे। तो जो मैक्सिमम और 180 मतलब समझ रहे हो, 180 मीन्स ऐसे गया और फिर वापस ऐसे आ गया, तो दिस विल बी मैक्सिमम स्कैटरिंग। ओके,
तो इसको अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर cos थीटा, अगर लेट्स से थीटा इज इक्वल टू पाई विच इज 180, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1, दैट मीन्स 2 इंटू कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ कॉम्पटन यानी 2.43 इंटू 10⁻⁻12। तो ये पूछ सकते